देखिए गाइज, ये अपना 50 क्वेश्चंस का टेस्ट रहने वाला है। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। 50 के 50 क्वेश्चन अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 आंसर जैसे ही राइट आएंगे, आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर को एक्सप्लेन करके मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगी, तो ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 50 में से मैंने 43 क्वेश्चंस वो इंक्लूड करे हैं जो मैं आपको अमेरिकन लिटरेचर के राइटर्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, देखो तुम्हें कितना याद है। और 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने नए ऐड करे हैं जिनको मतलब आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन नियर अबाउट 40 से 42 क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपको कंटेंट में पढ़ाए हैं। अब देखती हूँ किसको कितना याद है। सो लेट गेट स्टार्ट। अपनी जो कॉपी रजिस्टर है जो मैंने पढ़ाया है उसको कृपा करके बंद कर दे, क्योंकि देखो आप ये मत सोचो ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये वर्चुअल टेस्ट है, क्योंकि आपको पता है टेस्ट होता है। यदि आप यहाँ कॉपी में से देख के आंसर दोगे, किताब में से देख के आंसर दोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चीट करने वाले हो। तो कॉपी किताब बंद होनी चाहिए, बस एक प्लेन कॉपी और पेन अपने पास रखो, आंसर नोट करते जाना और लास्ट में मुझे अपना आंसर बताना है कि मैं चेक करूंगी किसके कितने ठीक है। करें भाई स्टार्ट, चलो। फर्स्ट 3 जैसे ही राइट आंसर आते हैं देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज उत्तर मैं नहीं दूंगी, आज उत्तर आप लोग देने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी आइडियाज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। लास्ट क्लास में कंक्लूजन में ही ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, याद होगा तुम्हें, कि गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, तो वो गांधी जी किस मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस ऐसे था वो किसका था जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते थे। तो वो किसका था भाई, हेनरी डेविस थोरो। यस, पूनम गोयतन 1-2 ऊपर सही नाम आ चुके थे। यस, पूजा मित्तल बिल्कुल सही है। तो आंसर रहेगा भाई हेनरी डेविस थोरो। हेनरी डेविस थोरो का निबंध था जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस, और जिससे गांधी जी ने क्या ली थी, सत्याग्रह की प्रेरणा ली थी। ये क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी हेनरी डेविस थोरो। क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइट्री is the rhythmic creations of beauty. This statement was made by. Poetry is the rhythmic status of beauty. तो ये स्टेटमेंट किस अमेरिकन राइटर ने दी थी। मैंने क्या बोला, 7 से 8 क्वेश्चन नए होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आपको नए क्वेश्चंस को अपनी नॉलेज में एड ऑन करके लर्न कर लेना है। बाकी 42 क्वेश्चन वो होंगे जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं। चलो, पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशंस ऑफ ब्यूटी, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, फटाफट से बताएंगे। जॉन किट्स ने, लॉर्ड बायरन ने, एडगर एलन पो ने, या पीबी शैली ने। यस, ग्रो ग्रामर, इजी इंग्लिश विद लिटरेचर नोट्स, एडगर एलन पो। तो ये आंसर किसने दिया है भाई, एडगर एलन पो। अब मैं ध्यान से नोट करूंगी जो सबसे पहले सही आंसर देगा। यस सुमन, इधर से सुमन, आशा बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे आंसर एडगर एलन पो ने दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉथरॉन्स द स्कारलेट लेटर। बहुत अच्छे से पढ़ा था आपने, स्कारलेट लेटर द विलियन इज। तो स्कारलेट लेटर में जो विलियन का रोल प्ले कर रहा है, तो वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने स्कारलेट लेटर में एज ए विलियन का रोल प्ले किया है। स्कारलेट लेटर नेथेनियल हॉथरॉन का सबको याद होगा, जिसमें मैंने वो पूरी लेडी वाली स्टोरी बताई थी, इसका पति और बाद में आना, और वो सारा ए नाम का लेटर दफना दिया गया सब। तो इसमें आपको बताना विलियन का कैरेक्टर किसने प्ले किया था, डिमेंशडेले ने, पुरिटन मिनिस्टर ने, हेस्टर पेन्नी ने, या फिर चिलिंगवर्थ ने किया था। तो फटाफट से बताइएंगे। यस पूजा, बिल्कुल सही आंसर है चिलिंगवर्थ। तो चिलिंगवर्थ इसमें कौन था भाई, विलियन का कैरेक्टर प्ले किया था। सबका आंसर सही आ रहा है, फर्स्ट आंसर जिसका आता है उसका नाम मैं ध्यान से देख रही हूँ। यस, चिलिंगवर्थ है, बिल्कुल सही आंसर है भाई चिलिंगवर्थ, सबका सही है, गुड। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हॉथरॉन इज द लास्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल, हॉथरॉन का लास्ट नोवेल कौन सा है, आपको बताना। विच इज द लास्ट नोवेल ऑफ हॉथरॉन, नेथेनियल हॉथरॉन का लास्ट नोवेल आपने बताना है, ठीक है। अब की बार मैं ध्यान से देखूंगी किसका आंसर पहले आता है। तो मार्बल फोन, एक्चुअली मैं जब इधर देखती हूँ तो उधर आंसर आ जाता है। मार्बल फोन, स्कारलेट लेटर, और रविता आई विल वेट फॉर द डे, ब्लीथरडेल रोमांस एंड हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स। फटाफट से बताइए विच इज द लास्ट वर्क ऑफ नेथेनियल हॉथरॉन, लास्ट वर्क। यस, सबसे पहले आंसर पूजा गोयल और कौशिक, पूजा गोयल, कौशिक एंड शर्मिला का आया है। द मार्बल फोन, द मार्बल फोन,
बिल्कुल ये लास्ट वर्क था नेथेलियन हॉथ्रोन का। इधर से भी आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखो ऐप पर है ना लेट होते हैं, ऐप पर आंसर चिलिंगवर्थ ही चल रहा है अभी, ऐप पर कमेंट थोड़े से डिले होते हैं, मैं इनको चेक करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड द फॉलोइंग, कुछ लाइंस गिवन है पोइट्री की और आपको ये बताना है कि ये जो पोइट्री की लाइंस हैं ये किससे संबंधित है, ठीक है। कुछ लाइन गिवन है पोइट्री की और आपको ये बताना है कि ये लाइंस किससे रिलेटेड है। तो लाइंस क्या है, आई एम द पोइट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोइट ऑफ द सोल एंड द प्लॉट इज इक्वेलिटी। तो दीज लाइंस रिलेटेड टू, आपको फटाफट बताना है कि ये लाइंस किससे रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड है, एडगर एलन पॉ से रिलेटेड है, पीबी शैली से रिलेटेड है और रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो हम अमेरिकन लिटरेचर कर रहे हैं तो माइंड से ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। यस, सबका आंसर सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आंसर है सबका। आंसर है वॉल्ट विटमैन। तो ये जो लाइंस रिलेटेड हैं ये अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड हैं। यस, सबका आंसर इसका तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है मतलब, और वैसे भी एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर इसका सही निकलता है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए। वॉल्ट विटमैन की एक एलेजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वॉल्ट विटमैन एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर एक एलेजी है, तो आपको बताना है कि विच वन इज द एलेजी, वो एलेजी कौन सी है जो अब्राहम लिंकन की डेथ पर है। तो ऑप्शन है ड्रम स्टेप, वो ड्रम स्टेप है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी है, या फिर व्हेन लिकेसस लास्ट ऑफ द डोर यार्ड ब्लूम्ड है, या सॉन्ग ऑफ ओपन रोड है। फटाफट बता दो, याद होना चाहिए सबको क्वेश्चन। आंसर प्लीज। पूजा गोयल, संध्या रानी और कौशिक, सबसे पहले आंसर आ रहा है बिल्कुल तीनों का। फर्स्ट 3 के ही नाम बोलूंगी, बाकी तो वैसे सबका ही ठीक आता है। तुम बड़े होशियार हो रहे हो, मतलब खूब पढ़ रहे हो, बट नाम मैं 3 का ही पुकारने वाली हूँ। तो व्हेन लिकास लास्ट ऑफ द डोर यार्ड ब्लूम्ड, दिस इज द आंसर। ये अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर लिखी है एलेजी, किसने भाई, वॉल्ट विटमैन। साथ में इसने फिर बाद में ओ कैप्टन भी लिखा था अब्राहम लिंकन को ही अप्रिशिएट करके, उसकी जहाज वाले मूवमेंट, जहाज से कंपेयर करके कि कैसे अमेरिका को उसने शिप से कंपेयर किया और कैप्टन को अब्राहम लिंकन से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज आल्सो राइट आंसर। तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट नोवेल ऑफ हक्कलबेरी फिन। ये तो मतलब देख मैंने आंसर ही बोल दिया। मार्क ट्वेन का बेस्ट नोवेल कौन सा है, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। विच इज द बेस्ट नोवेल ऑफ मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का सबसे बेस्ट नोवेल कंसिडर किया जाता है। किस नोवेल को मार्क ट्वेन का सबसे बेस्ट नोवेल कंसिडर किया जाता है, तो फटाफट बताइएंगे किसको किया जाता है भाई। टॉम शायर को, द इनोसेंट अब्रॉड को, रफिंग इट एंड हक्कलबेरी फिन। तो ये तो सबको ही पता है भाई, हक्कलबेरी फिन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। 1885 के अराउंड आया था ये, 1885 में आया था और ये बेस्ट नोवेल कंसिडर किया जाता है। तो ये तो सबको ही पता मार्क ट्वेन का। नेक्स्ट है द गिल्डेड एज इज, ये बताना है। द गिल्डेड एज इज हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी ऑफ गिब्सन्स, नोवेल बाय द मार्क ट्वेन, पोएम ऑफ एडगर एलन पो, या शॉर्ट स्टोरी ऑफ हेनरी जेम्स। द गिल्डेड एज किससे रिलेटेड है, फटाफट से बताइए। 692 का आंसर क्या है ये, जो पहले आंसर देगा देखते हैं। पूजा गोयल, बिल्कुल सही उत्तर है पूजा गोयल का। इट्स नोवेल बाय हक्कलबेरी फिन। ये नोवेल है भाई हक्कलबेरी फिन के द्वारा, तुक्के मत मारो, कुछ भी सही पढ़ रखा है। नोवेल ऑफ मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन का ये एक नोवेल है, ठीक है, ध्यान रखना है। यस, कौशिक का भी आंसर सही है, गुड। पूजा मित्तल का भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड में पहचान जाओगे क्वेश्चन को। किसकी पोएम है, हुज पोएम, अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोएट कौन। वैसे तो सबकी पोस्टह्यूमसली कुछ ना कुछ तो पब्लिश हुआ है, लेकिन एक बंदी ऐसी है आपको पता होनी चाहिए। हुज पोएम फ्रॉम अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, ठीक है। तो आपको बताना है आफ्टर डेथ कौन सा नोवेल जो है पब्लिश हुआ है, कौन सा मतलब बंदी है जिसकी वर्क आफ्टर डेथ पब्लिश हुए हैं, पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुए हैं। तो इमर्सन्स के, वॉल्ट विटमैन के, एमिली डिकिंसन के, या एडगर एलन पो। फटाफट से बता दीजिए। पूजा गोयल मतलब जबरदस्त वाली तैयारी के साथ आई हुई है। मीनाक्षी, यस, सबके सही हैं। याद होगा एमिली डिकिंस को हमने पढ़ा था। तो एमिली डिकिंसन की मैंने आपको बताया था कि जो पोएम है वो तो यूं ही लिख रही थी और वो मर जाती है। और एक और खास बात है, इसकी किसी भी पोएम का टाइटल नहीं है, इसकी बहन वगैरह ने और बाद में उस आदमी ने इसने छपवाया।
इसकी किसी भी पोएम का कोई टाइटल नहीं है, इसकी पोएम की जो पहली लाइन्स हैं उन्हीं को उठा के इसकी पोएम्स का टाइटल बना दिया गया था। तो इसकी जो पोएम्स हैं सारी की सारी पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी, वरना किसी की कोई होती है, किसी की कोई होती है। तो ध्यान रखना, तो किसी की कोई होती है, किसी की कोई होती है, बट इसकी सारी पोस्टह्यूमसली थी और इसने अपनी किसी भी पोएम को किसी भी टाइप का कोई टाइटल नहीं दिया था। इसकी पोइट्री की जो पहली लाइन्स थी वही इसका, हाँ वो गलती से मेरे से बंदी बोला गया तो तुम्हें हिंट मिल गया, ठीक है, ऐसे हिंट मैं देना नहीं चाहती बट वो गलती से मिल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हु रोट द मैगीज ए गर्ल ऑफ स्ट्रीट, बताना है आपने ये किसने लिखा है। फ्रैंक नॉरिस ने लिखा है, हेनरी जेम्स ने लिखा है, मार्क ट्विन ने लिखा है, या स्टीफन कैरेने ने लिखा है। फटाफट से बता दीजिए आंसर, आंसर प्लीज फटाफट फटाफट आंसर बताइएगा। हु रोट द मैगी द गर्ल ऑफ स्ट्रीट, तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, आप आंसर देंगे फटाफट। फ्रेश वाली गुड मॉर्निंग पूजा सैनी, बहुत लेट है, यूट्यूब पे कमेंट जल्दी आ रहे हैं, यहां से रहने दो। हाँ चलो फटाफट बताइए। अब ये तुम्हें बिना पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, तो कुछ तो याद कर लो। अन्नू एन ने सही आंसर दिया है और पूजा मित्तल ने भी सही आंसर दिया है, पूजा गोयल ने भी सही आंसर दिया है भाई, स्टीफन कैरेने, ठीक है। तो ये जो वर्क है दैट इज रेटेड बाय स्टीफन कैरेन, तो याद रखना आंसर रहेगा डी, जिसने डी आंसर दिया बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट, आपको बताना है फटाफट न्यू इंग्लैंड पोएट किसको कहा जाता है, बिल्कुल लिखी हुई स्टेटमेंट है। न्यू इंग्लैंड पोएट किसको कहा जाता है, कार्ल सेंसबर्ग को कहा जाता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है, कार्लोस विलियम्स को कहा जाता है, या वॉल स्टीवसन को कहा जाता है। फटाफट से बताइए जी, न्यू अमेरिकन पोएट किसको कहा जाता है, न्यू अमेरिकन पोएट किसको कहा जाता है। जो पहले सही आंसर देगा, मेरी निगाह बिल्कुल स्क्रीन पे है, पूनम गोयत का सबसे पहले सही आंसर है, मीनाक्षी का, शर्मिला का, पूजा का, कविता का, मतलब क्या बात। तो आंसर आएगा भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है क्या भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है न्यू इंग्लैंड पोएट। तो न्यू इंग्लैंड पोएट, न्यू अमेरिकन पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए लाइंस जो है बोली जाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट द फॉलोइंग लाइंस अपीयर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी लाइंस, मतलब कौन सी पोएम में से ये लाइंस ली गई हैं, आपको बताना है। गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, कोटेशन है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबल, पूनम गोयत, पूजा गोयल, उर्मिला रंगा, मेंडिंग वॉल, यस आगे सबका ही आंसर सही आ रहा है, बट टॉपर तो होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आंसर बोलेंगे, तो नाम उन्हीं का पुकारा जाएगा। टॉपर वैसे तुम सारे ही हो, तुम तो पूरे अंग्रेज हो गए। मेंडिंग वॉल, ठीक है, मेंडिंग वॉल रहेगा आंसर। तो आपको पता है मेंडिंग वॉल जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, जिसमें वो नेबर ये वो रिलेशंस के बारे में बता रखा है। तो गुड फैंसीज, फैंसीज आपको पता है मैंने बताई थी, एक बाढ़ सा दीवार सा टाइप में होता है। तो गुड फैंसीज में एक गुड नेबर, ये एक फेमस कोटेशन है जो रॉबर्ट मार्क ट्विन की नहीं है बच्चे, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री है, मेंडिंग वॉल उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये चारों की चारों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको बर्चिस ट्रीज के बारे में, थैपर पिकिंग वो वाली लाइफ दिखा रखी है कि डेली रूटीन में हम एक ही काम कर देते हैं, हम बोर हो जाते हैं बट स्टिल हमें वो काम करना ही करना पड़ता है। एंड रोड नॉट टेकन तो सबको पता ही होगा, टू वेज जाते हैं, डाइवर्ट हो रहे थे, एक ऐसा जिसपे बहुत लोग चले, एक ऐसा जिसपे कोई नहीं गया, तो वो देखता है भाई कौन से वाला बेस्ट है, हमें उस रोड पे चलना है इस तरीके से। तो ये फेमस है। और एक स्टॉपिंग बाय द वुड्स की तो लाइन्स आपको पता ही है, सबकी लाइन्स बहुत फेमस है। नेक्स्ट है यूजीन ओनील, लास्ट ही पढ़ा था शायद तुमने, यूजीन ओनील यूजेस द हेरी ऐप द टेक्निक ऑफ, तो इसमें इसने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, हेरी ऐप। हेरी ऐप याद होगा लास्ट जो नोवेल जिसमें जो पढ़ा था स्टीम इंजन वाला, ठीक है, फटाफट से बताइए स्टीम इंजन वाला जो लास्ट नोवेल पढ़ा था, कितना इंटरेस्टिंग सा स्टोरी था द हेरी ऐप की, जिसमें एक वर्कर होता है जो स्टीम इंजन में काम करता है, उसको एक लड़की जो अमीरी गरीबी वाला टाइप का भेदभाव है और वो उसको बोलती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशनिज्म है क्योंकि इसके अंदर कोई इंप्रेशनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर अमीरी गरीबी ये इंप्रेशन होता है। इंप्रेशनिज्म एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ये डिफरेंशिएशंस को शो किया जाता है, ठीक है।
तो इसके अंदर इंप्रेशनिज्म है, क्योंकि इसके अंदर सभी डिफरेंशिएशंस को क्या किया गया है भाई, शो किया गया है। तो ये एक्सप्रेशनिज्म है, सॉरी ये एक्सप्रेशनिज्म है, इंप्रेशनिज्म नहीं, एक्सप्रेशनिज्म, सी। ठीक है, तो इस टर्म को हम एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। और absurd होता है जिसमें कुछ मतलब कोई बेतुकी सी बात को दिखा रखा हुआ है। रियलिज्म होता है जिसमें रियल जो स्टोरी टाइप में कुछ दिखा रखा होता है। इसको हम एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं कि एक्सप्रेस की गई है सोसाइटी को लेके फीलिंग, अमीरों की गरीबों को लेके फीलिंग, तो एक्सप्रेशनिज्म से रिलेट है ये। तो आंसर रहेगा सी, यस। नेक्स्ट है ओनील्स, इसका पूरा नाम था यूजीन ओनील। ठीक है, ओनील्स फर्स्ट प्ले वाश, तो ओनील्स का फर्स्ट प्ले आपको बताना है कौन सा था। द हेरी ऐप, फर्स्ट प्ले बताना है द हेरी ऐप, द आइसमैन कोमेट, अंडर द एल्म्स और द एम्परर जोन्स। पहला प्ले आपको बताना है 718। पूजा गोयल, यस पूजा गोयल का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रूबी सांगवान का भी बिल्कुल सही आंसर है, यस इधर से भी सही आंसर दे रहे हो। सुमन सही आंसर दे रही है, प्रियंका सही है, सरिता सही आंसर है। लास्ट पूछा है भाई इसने, लास्ट पूछा, ओ सॉरी फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट पूछा है। तो फर्स्ट जो है वो एम्परर जोन है, लिखवाया था मैंने ये क्वेश्चन, कुछ भी तुक्के मार रहे हो, डी सी भी। फर्स्ट एम्परर जोन था, ठीक है, फर्स्ट एम्परर जोन है। हेरी ऐप तो बहुत बाद में आया था, आइसमैन कोमेथोर भी बाद में आया था, अंडर द एल्म्स तो लास्ट से 1-2 पहले आया था। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है डेट इज एम्परर जोन, यस। तो फर्स्ट आंसर रहेगा एम्परर जोन, बिल्कुल सही है, आंसर रहेगा डी। ठीक है, आंसर रहेगा डी। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ यूजीन ओनील इज ऑटोबायोग्राफिकल। यूजीन ओनील का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कौन सा है, बताना है आपको। ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कौन सा है, बिना ऑप्शन देखे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। यूजीन ओनील का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कौन सा है। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, स्ट्रेंज इंटरल्यूड्स, मॉर्निंग बिकेम सिलेक्ट्रा एंड एम्परर जोन्स। ऑटोबायोग्राफिकल, फुली ऑटोबायोग्राफिकल। जो लिखेगा 719 मैं उसी का आंसर मानूंगी, या कोई आंसर लिखेगा शॉर्ट में। अब मुझे क्या पता तुम पिछले कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। पूजा गोयल ने सही उत्तर दिया है, एस लक्ष्मण ने, हुसना सिंह ने सही उत्तर दिया है, यस। बिल्कुल याद होगा आपको, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बिल्कुल वही स्टोरी है जो कि ओनील के घर की स्टोरी थी। ओनील के पापा भी अल्कोहलिक थे, मम्मी भी अफीम वगैरह मतलब कुछ नशेड़ी टाइप में थी, और भाई भी ऐसा ही था, और ये पोएट बनना चाहता था। तो वही स्टोरी बिल्कुल इस कहानी के चारों कैरेक्टर्स की दिखाई हुई है। तो यस बिल्कुल आंसर ठीक है। इधर सुमन तुम्हारा आंसर ठीक है। अजीत तवेतिया, ये तो मैंने ऐप पर पहली बार नाम देखा है भाई। क्या बात, आप नए हो क्या कोर्स में? क्योंकि इतने दिन से मैं लाइव क्लासेस पढ़ा रही थी और आपका कमेंट आज मैं पहली बार देख रही हूँ टेस्ट के टाइम। आज से पहले कहाँ गायब रहते थे भाई तुम क्लास के टाइम? और आज तो मुझे ऐप पे ये भी नाम नया दिखा भाई। रिजाक दीप, ये दो नाम तो मैंने पढ़ाते टाइम कभी भी नहीं देखे। रिजाक दीप और अजीत तवेतिया, आप दोनों नए स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे, और नए दोनों के दोनों स्टूडेंट, क्या बात है, टेस्ट में आए हो, शाबाश। चलो हाँ, तो आपको लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट, ये इसका ओनील का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, ये कौन सा है? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये किसी एक बुक के क्वेश्चंस नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चंस है। 3-4 किताबों में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि PYQs आए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम में, DSSB में आए, पहले KV में आए या नेट में आए हैं। मैंने उन क्वेश्चंस को पुट किया है नेट के PYQ। तो ये रैंडम क्वेश्चंस पिक करे हुए हैं मैंने, स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, वैसे मैं भीमसेन दैया हो, प्रतियोगिता साहित्य है मेरे पास, तो प्रकाश है, अरिहंत है, और फिर भी मेरे खुद के अपने बहुत हैं। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव लिटरेचर है मेरे पास, इंग्लिश की 15 किताब हैं। तो तुम क्या खरीदोगे, उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, यदि तुम्हें खरीदनी है सिंपल सी, तो तुम ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होती है उसको ले सकते हो, प्रतियोगिता साहित्य ले सकते हो, भीमसेन दैया ले सकते हो। ये आसान बुक है जो बच्चों के लिए सही है। मेरे पास तो एक प्रकाश वाली भी है, एक अरिहंत वाली भी है, एक बहुत पुरानी भी है, ट्रू मैन की भी है, बहुत है। हाँ, फिर भी जो मैं कंटेंट दे रही हूँ उन सारी किताबों में भी नहीं है, इतना मिक्स करके मैं कंटेंट देती हूँ अपने एक राइटर को जब पढ़ाती हूँ। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ हमिंगवे इज अबाउट अफ्रीका। आपको बताना हमिंगवे का कौन सा नॉवल है जो अफ्रीका के बारे में है। हमिंगवे का कौन सा नॉवल है जो कि अफ्रीका के बारे में है, आपको वो बताना है। ठीक है, ओके प्रियंका।
हमिंगवे का कौन सा नोवेल है जो आपको अफ्रीका के बारे में बताएगा? तो आंसर आ भी चुका है बच्चों का सही। मैंने ऑप्शन भी देखे तो मैंने पहला आंसर भी देखा भाई किसने सही दिया है। ए फेयरवेल टू आर्म्स, द सन आल्सो राइजेस, ट्रू एट द फर्स्ट लाइट, फॉर व्हेन द बेल टोल्स। तो ट्रू एट द फर्स्ट लाइट, तो ट्रू एट द फर्स्ट लाइट, तो ये आपका नोवेल है जिसमें इसने अफ्रीका के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आंसर रहेगा सी। यस, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सब बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। अमेरिकन लिटरेचर को ऐसे आंसर कर रहे हो जैसे इंडियन राइटिंग पढ़ रहे हो हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हमिंगवेज ड्राइव इट्स टाइटल फ्रॉम द जॉन डन। आपको बताना हमिंगवे का कौन सा नॉवेल है जिसका टाइटल उसने जॉन डन की लाइन से जो है लिया था। तो वो नॉवेल आपको बताना है, वो नॉवेल कौन सा है जिसका टाइटल जॉन डन्स की पोएम से लिया गया था। तो द नेम ऑफ द नॉवेल बाय हमिंगवे, फटाफट, अर्नेस्ट हमिंगवे। तो टू हैव एंड हैव नॉट, द होम टू बेल टोल्स, इन आवर टाइम्स एंड द गार्डन ऑफ ईडन। फटाफट से बताइए। लिखवाया हुआ क्वेश्चन है ये मैंने बिल्कुल अच्छे से। यस, पूजा गोयल, जयवीर सिंह, पूनम गोयल, पूजा मित्तल, अरुण, सबका आंसर ठीक है यहां तक बिल्कुल। फॉर होम द बेल टोल्स, फॉर होम द बेल टोल्स का जो इसकी पोइट्री है, जो इसकी जॉन डन की पोइट्री है, उनकी लाइन से उठा के ये लाइंस अपना जो नोवेल का टाइटल अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा बनाया गया था। तो आंसर रहने वाला है आपका बी, आंसर रहने वाला है बी, बिल्कुल सही है सबका उत्तर। वेरी गुड, शाबाश। मनोज आप अकेडमी के नंबर पर फोन कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चंस के लिए। फीस आपकी सेम नहीं रहेगी। फर्स्ट टाइम आपने जितने में बैच लिया था उतने में नहीं मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन और जीएसटी वगैरह फिल होकर आपका एक्सटेंड हो जाएगा। पुराने बच्चों को दोबारा से फुल फी नहीं देनी, ठीक है। आप है ना, मनोज देवी फोन कर लेना। मनोज तो आदमियों वाला नाम लग रहा है यार, देवी लड़कियों वाला नाम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं चलता है। नेक्स्ट चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमिंगवेज बुक अबाउट द बुल फाइटिंग। फटाफट से बताइए हमिंगवे की कौन सी बुक है जो कि बुल फाइटिंग से रिलेटेड है। बुल फाइटिंग, जिसमें बुल फाइटिंग की स्टोरी दिखा रखी है हमिंगवे की, तो वो बुक कौन सी है आपको बताना है। डेथ इन द आफ्टरनून, एंड मैन विदाउट वुमेन, एंड विनर टेक नथिंग, एंड आइसलैंड इन द स्ट्रीम। फटाफट से बताइएंगे। अभी आपके बच्चे ऐप पे ही पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने कहा था यूट्यूब पे दादा उत्तर जल्दी आएंगे, सुनते नहीं तुम मेरी। फटाफट आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हमिंगवेज बुक अबाउट द बुल फाइटिंग। हमिंगवे की बुल फाइटिंग के लिए बुक कौन सी है आपको वो बताना है। बुक फाइटिंग्स का जो थीम रिलेट करती है तो वो बुक कौन सी है। तो आंसर आ भी चुका है भाई सबका। यस यस, बट मैंने पहला नाम नहीं देखा। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, डेथ इन द आफ्टरनून। वैसे भी यूं ही याद कर लो यार, बुल फाइटिंग होगा तो डेथ होएगी, सीधी सी बात है। बुल आपस में लड़ेंगे तो बुल फाइटिंग होएगी तो डेथ भी होएगी, बस ऐसे याद कर लो। तो डेथ इन द आफ्टरनून ये किससे रिलेटेड है, बुल फाइटिंग से रिलेटेड है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ए, ठीक है, बिल्कुल सही है सबका आंसर। और ये टेस्ट कोई आसान नहीं है, तुमने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा इसलिए तुम्हें क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। और यदि तुम इसको रैंडम टेस्ट को करते ना तो अच्छा लेवल का लगता है तुम्हें। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, सारे घूमे हुए क्वेश्चंस हैं, वर्क के अंदर के क्वेश्चन हैं। बट इससे ये पता चलता है कि तुमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया होता तो पॉसिबल नहीं था आंसर देना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हमिंगवेज गॉट हिम द नोबेल प्राइज। फटाफट बता दो भाई, बताने की जरूरत है कौन सा हमिंगवे का नोवेल था जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। तो नोबेल प्राइज विनिंग बुक कौन सी है। शर्मिला का आंसर आ चुका है, ममता का भी आंसर सही आ चुका है। बिल्कुल भाई, तुम इतना जल्दी आंसर देते हो। द ओल्ड मैन एंड द सी, तो ओल्ड मैन एंड द सी, तो ओल्ड मैन एंड द सी नोबेल प्राइज विनिंग बुक है अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा। यस गुड, सब सही, सबका सही आंसर आ रहा है। डेथ ऑफ आफ्टरनून में ही लग रहे हो तुम, कमेंट यहाँ लेट आते हैं, ठीक करवाने पड़ेंगे ये मुझे। ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनील्स यूज ग्रीक मिथोलॉजी इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ओनील ने ग्रीक मैथोलॉजी लिखी है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। कौन सा प्ले है जिसमें
ओनील ने ग्रीक मिथ को डिस्क्राइब किया है, मतलब अपनी जो स्टोरी है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक मिथ, तो आपको वो स्टोरी बतानी है। कौन सी है? मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा, डिजायर्स अंडर द एल्म्स, द आइसमैन कोमेट, द हेरी ऐप। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कौन सा है ओनील ने जिसमें ग्रीक मिथ को फॉलो किया है। क्वेश्चन को देख के ही तो दे रहे हैं। पूजा गोयल और पूजा मित्तल, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा, तो मॉर्निंग बिकेम्स इलेक्ट्रा में इसने ग्रीक मैथोलॉजी को क्या किया था भाई? यूज किया था। यस, सबका आंसर सही है। आंसर नंबर 1 सबका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विलियम फॉल्कनर का द साउंड एंड द फ्यूरी ड्राइव्स इट्स टाइटल फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन तो बताने की मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी जरूरत होगी, फटाफट आंसर बताओ। विलियम फॉल्कनर का बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे आज के टेस्ट का ये, तो ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, ये तो सबको ही पता है भाई। साउंड एंड द फ्यूरी शेक्सपियर के मैकबेथ से। अब फटाफट ये बता दो, मैंने ये भी लिखवाया था किस एक्टर किस सीन से लिया गया था। ये तो तुम्हें पता है कि शेक्सपियर के मैकबेथ के जो ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट दैट इज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है। ग्रो इंग्लिश ग्रामर, इनके पास क्वेश्चन पहले से नहीं है, ये क्वेश्चन को सुन के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा रही हूँ इनको। ठीक है, 10 दिन से एक क्लास पढ़ाई जा रही है एक लिटरेचर को, तो वो याद नहीं होगा क्या? और ये कोई एक बुक है ही नहीं कि इनके पास बुक होगी, रैंडम क्लिक किए हुए हैं मैंने 4 किताबों से क्वेश्चन, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। हाँ, अब शेक्सपियर के मैकबेथ से हैं, ये तो सबको पता है। यस, दिस इज द क्वेश्चन। नेहा सैनी बिल्कुल सही है, रूबी सांगवान बिल्कुल सही है। एक्ट 5 सीन 5 से ये लाइंस हैं, मैकबेथ की एक्ट 5 और सीन 5 से ये लाइंस ली गई हैं, जिसमें ए टेल इज टोल्ड बाय एन इडियट दैट इज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये वाली जो लाइंस हैं वहीं से ये टाइटल पिक किया गया है, आपको पता होना ही था, साउंड एंड फ्यूरी। तो आंसर रहेगा इसका शेक्सपियर, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। शायद नेक्स्ट हम शेक्सपियर को पढ़ें, बट मैं सोचती हूँ शेक्सपियर पढ़ेंगे तो बहुत डीप चला जाएगा, उससे पहले मैं तुम्हें मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न और करवा देती हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट, ताकि फिर एचपीएससी का सिलेबस अपना खत्म हो जाए, है ना। फिर हम स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे दोबारा एक बार जो जो बीच में रिमेनिंग रहा है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन द साउंड एंड द फ्यूरी इज बोर्न इडियट। साउंड एंड फ्यूरी में 4 बच्चे थे, चारों में से एक पागल था, फटाफट बताओ कौन था वो पागल जिसकी बहन उसकी केयर करती थी सारे दिन। आंसर प्लीज। वो आपका जैसोन था, क्विंटिन था, कैडी थी, या बेंजी था? जो मेंटली इडियट था साउंड एंड फ्यूरी में, विच कैरेक्टर इज मेंटली इडियट? 742। यस, आंसर है, सबका ठीक आ रहा है भाई, बेंजी। आंसर रहेगा बेंजी, बिल्कुल सही है। बेंजी मेंटली इडियट था। चलो फिर ये भी बता दो, सुसाइड किसने किया था? ऑप्शन इन्हीं में से हैं। सुसाइड किसने किया था? ऑप्शन इन्हीं में से ही हैं। अब क्वेश्चन को बदल देते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द साउंड एंड फ्यूरी हु कमिट सुसाइड? हु कमिट सुसाइड? आंसर क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, आंसर दे दो। सुसाइड किसने कमिट किया था? ऑप्शन सेम है। यस, आंसर क्विंटिन। यस, पूनम गोयत का सही आंसर है। क्विंटिन जो बड़े वाला भाई था उसने सुसाइड कमिट किया था अपनी बहन के फालतू के रिलेशंस, अडल्ट्री को देखते हुए। ठीक है, तो सुसाइड कमिट किया किसने भाई? कैंटीन ने। और बेंजी ने क्या? बेंजी इसमें कौन था? मेंटली डिस्टर्ब था। तो यस, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये दक्ष तुक्का मत मार, जॉनसन नहीं था इसमें, क्विंटीन था बड़ा वाला भाई जिसने सुसाइड की थी। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट नॉवल ऑफ विलियम फॉल्कनर? विलियम फॉल्कनर का लास्ट नॉवेल आपको बताना है। विच इज द लास्ट नॉवेल ऑफ विलियम फॉल्कनर? फटाफट से बता दीजिए, विलियम फॉल्कनर का लास्ट नॉवेल आपको बताना है। ए फीबल, द वाइल्ड पाम्स, द हैमलेट एंड इंट्रोड्यूस। द हैमलेट यहां पर याद रखना, खाली हैमलेट शेक्सपियर का, दा लग रहा है तो फॉल्कनर वाला है। फटाफट से आंसर बताइएगा, आंसर प्लीज। लास्ट नोवेल, पूजा गोयल, जयवीर सिंह,
प्रीति रानी, रूबी सांगवान, पूजा मित्तल, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ए फेबल। आपको मुझे लग रहा है इंग्लिश ग्रामर आपको स्क्रीन लेट दिख रही होगी बच्चे, ये स्क्रीन दिखने के बाद ही बच्चे आंसर दे रहे हैं। आप एक बार बैक करके दोबारा खोलो, आपको क्वेश्चन लेट डिस्प्ले हो रहा है, शायद ये आपके नेटवर्क का इशू होगा, बट सब बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है। मैं 4 ऑप्शन बोल रही हूँ उसके बाद ही उत्तर आ रहे हैं, आप इतना मत सोचो। आप एक बार बैक करके दोबारा आओ, आपके शायद कोई नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए फेबल रहेगा, आंसर रहेगा ए फेबल। और फेबल की एक खास बात और बताओ, देखती हूँ किसको याद है, अब देखती हूँ तुम्हारा ज्ञान कितना याद है या नहीं है। ए फेबल की विलियम फॉल्कनर के वर्क ए फेबल जो नॉवेल था उसकी खास बात थी, क्या खास बात थी फटाफट बता दो। एक खास बात थी बहुत ज्यादा, अब देखती हूँ तुम्हें कितना याद है। यस वेरी गुड, शाबाश। पुलित्जर प्राइज विनिंग बुक थी ये, 1954 के अराउंड, है ना, 1954 के अराउंड और 1963 के अराउंड इसको 2 पुलित्जर मिले थे, एक फेबल के लिए और एक द रिवर्स के लिए। वेरी गुड, शाबाश। फेबल एंड रिवर्स दोनों के लिए इसको पुलित्जर प्राइज मिला था 2 टाइम, एक फेबल के लिए और एक द रिवर्स के लिए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट है बिफ एंड हैप्पी आर द कैरेक्टर्स इन, बिफ एंड हैप्पी आर। अब तुम बताओ इंग्लिश लिटरेचर मुश्किल लगता है? मैडम इंग्लिश लिटरेचर बहुत मुश्किल लगता है, ये हमारे हरियाणा वालों को सिर्फ फोबिया होता है। मैं हमेशा तुम्हें जिंदगी में एक ही बात बोलती हूँ, वर्क ऑन कंटेंट। कंटेंट ऐसा पढ़ो कि दुनिया में कोई क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। वर्क ऑन कंटेंट, कंटेंट को फुल पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, हर राइटर को हर चीज को अच्छे अच्छे तरीके से, तो कभी भी इंग्लिश लिटरेचर फोबिया नहीं लगता है। जो बच्चे सिंपल इंग्लिश लिटरेचर का आंसर भी नहीं मतलब कर पाते हैं, अब तुम्हें अमेरिकन राइटिंग भी इतना आसान लगने लगा, तो कहने का मतलब वर्क ऑन कंटेंट। मैं ये नहीं कह रही कि चलो मुझसे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, कंटेंट पे काम करो। कंटेंट सबसे जरूरी चीज होता है। बच्चे सिर्फ आंसर करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं कह रही हूँ कंटेंट बेस्ट किया है तो क्वेश्चन के आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं, मतलब आगे समझने या सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्वेश्चंस के आंसर को, है ना। तो फटाफट से आंसर दे दो इसका, सबको पता होना चाहिए भाई। बीफ एंड हैप्पी किसमें थे भाई? डेथ ऑफ सेल्समैन, यस डेथ ऑफ सेल्समैन। उसके बच्चे थे बिफ एंड हैप्पी, जो कभी भी हैप्पी रहते ही नहीं थे। तो बिफ एंड हैप्पी दोनों कैरेक्टर किसमें थे भाई? डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जिसमें मेन कैरेक्टर कौन था ये भी बताओ। मेन कैरेक्टर कौन था डेथ ऑफ सेल्समैन में? मेन कैरेक्टर कौन था डेथ ऑफ सेल्समैन ने? डेथ ऑफ सेल्समैन में मेन कैरेक्टर कौन था? फटाफट आंसर करो, आंसर फास्ट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यार, थोड़ा स्पीड में चलो, आगे भी क्लास होती है मेरी तो थोड़ा स्पीड में चलो। डेथ ऑफ सेल्समैन मेन कैरेक्टर कौन है? अभी तक नहीं आया तुम्हारा आंसर। बिफ एंड हैप्पी के पापा कौन थे? इंग्लिश ग्रामर कह रही है हो गया ठीक, अब आई है शांति। हाँ वो आपका, हाँ वुली नोमैल लोमैन। ठीक है चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द नोवेल ऑफ पल्स एस बक विच शी रॉट इन 1931 एंड फॉर विच शी गॉट द पुलित्जर प्राइज। पल्स एस बक जो हमने लास्ट शॉर्ट में किए थे उन राइटर्स में, पल्स एस बक का आपको किस वर्क के लिए उसको पुलित्जर प्राइज मिला था 1931 में? फटाफट से आंसर कीजिए, किस वर्क के लिए 1931 में पुलित्जर प्राइज इनको मिला था? आंसर प्लीज। अरे विली लोमैन आगे चलो, हाँ आंसर प्लीज। किस वर्क के लिए मिला था भाई? और ये कि क्वेश्चन मैंने तुम्हें शॉर्ट में लिखवाया था, याद हो। यस गुड अर्थ, द गुड अर्थ के लिए इसको क्या मिला था भाई? पुलित्जर प्राइज मिला था। पल्स एस बक, ठीक है, पल्स एस बक। ये आदमी जैसा नाम लग रहा है ना, ये अमेरिकन में है ना 3 बंदे हैं जिनका आदमी औरत जैसा नाम लगता है। इनकी ध्यान से सुन लो। एक तो ये पल्स एस बक है, शक्ल से देखो पूरा आदमी का नाम लग रहा है, बट ये फीमेल थी, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, पल्स एस बक फीमेल है। ये अमेरिकन में 3 बंदे बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक एजरा पाउंड है, शक्ल देखो यार, मतलब बिल्कुल लग रहा है कि ये औरत होगा, ठीक है, मतलब एजरा पाउंड की नाम की शक्ल देखो, आपको लगता है कि ये फीमेल होगी, बट ये मेल था, ये एक आदमी था, ठीक है। एजरा पाउंड मेल राइटर है अमेरिकन, जो कि फीमेल जैसा नाम लग रहा है। पल्स एस बक आदमी वाला नाम लग रहा है, बट ये एक फीमेल राइटर थी। और एक गर्ट्यूड स्टेन, ठीक है, वो भी फीमेल राइटर थी। ये बड़े अजीब से नाम लगते हैं, तीनों कंफ्यूज करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है विच नॉवल ऑफ पर्ल्स एस बक डिस्क्राइब अबाउट द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द एटम बॉम्ब। आपको बताना है इसका कौन सा नोवेल है जिसमें साइंटिस्ट वर्किंग एट एटम बॉम्ब, तो आपको बताना है कि ये कौन सा नोवेल है। तुक्का मार रहा हूं थोड़ा बहुत। द हिडन फाउलर, 5-6 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ही भाई टेस्ट में, यदि 5-6 क्वेश्चन भाई नहीं तुम्हारे ज्ञान में ऐड हुए तो क्या फायदा, है ना। द हिडन फ्लावर, द ड्रैगन सीड, कमांड द मॉर्निंग एंड द प्रोमिस। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। विच ऑफ द नॉवल ऑफ पर्ल्स एस बक डिस्क्राइब अबाउट द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द एटम बॉम्ब। फटाफट इसको अपनी नॉलेज में ऐड करना है तुम्हें। यस, सबका आंसर गलत। जो सी लिख रहे हैं उनका आंसर ठीक है भाई, वो सी लिख रहे हैं जो सही है। कमांड द मॉर्निंग, ठीक है, कमांड द मॉर्निंग है जिसमें एटम बम का जो है इवेंट गिवन है, ठीक है, कमांड द मॉर्निंग। तो आंसर रहेगा कमांड द मॉर्निंग। यस, एज ये पल्स एस बक नोबेल भी विनर था 1938 में, नोबेल भी मिला था इसको। विनर था नहीं, विनर थी, ठीक है। बिल्कुल सही लिख रहे हो विकास, बिल्कुल सही लिख रहे हो। हाँ, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन्स पर्ल्स एस बक ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव। इनकी आपको बतानी है कि विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव। ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिंग इनकी कौन सी थी। द एग्जाइल, द लिविंग सीड्स रीड्स, गुड्समैन, गॉडमैन्स, एंड ए ब्रीज फॉर पासिंग, ठीक है, एंड ब्रीज फॉर पासिंग। फटाफट बताइए। पूजा गोयल ये मैंने डिटेल से नहीं करवाया था, लेकिन लास्ट में मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे और मैंने ये कहा था यदि तुम्हें याद हो कि किसी को डिटेल से पढ़ना है तो ओल्ड वीडियोस में से पढ़ लेना। बाकी कोई नहीं, एक आधी क्लास और देख लेंगे, लेकिन मैंने लास्ट में तुम्हें इसके सारे मेन पॉइंट, ये पुलित्जर वाले, नोबेल वाले, ये सारे लिखवा दिए थे। और मैंने ये कहा था ज्यादा पढ़ना है तो बेशक ओल्ड में से पढ़ लेना, लेकिन जितना मैंने करवाया है बहुत है। अब क्वेश्चन मैंने नए इसलिए डाले हैं कि तुम इनको याद कर लो। 2-4 क्वेश्चन, एक दो तो एक्स्ट्रा होते ही हैं। मान लो 100 का पेपर है, 100 में से 80 क्वेश्चन तुम्हें कंटेंट से मिले, 85 क्वेश्चन तुम्हें कंटेंट से मिले, 90 क्वेश्चन तुम्हें कंटेंट से मिले, 10 क्वेश्चन तो बाहर से हो सकते हैं ना, थोड़ा हाँ मतलब बाहर से जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनके लिए काम करना है ना हल्का सा। चलो हाँ, फटाफट बताइए भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंटेन्स पर्ल्स एस बक ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव। तो पर्ल्स एस बक्स की ऑटोबायोग्राफी कौन सा बुक था, मतलब जिसमें इसने अपनी लाइफ स्पैन, अपनी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, तो वो बुक आपको बतानी है फटाफट कौन सी थी। बताओ फटाफट से आंसर। 2 नए क्वेश्चन आए, वही अटक गए। ए ब्रीज फॉर पासिंग, ठीक है, याद कर लो इसको, लिख लो इसको, ए ब्रीज फॉर पासिंग। बाकी कोई नहीं, एक वीडियो और करवा देंगे पर्ल्स एस्बक की, क्या टेंशन है। चलो, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ द पर्ल्स एस्बक। इसका पेन नेम क्या था। पेन नेम मतलब इसका जो दूसरा नाम था, स्टूडियो नेम, पेन नेम, वट एवर यू कैन से, ये मैंने लिखवाया था क्वेश्चन। बता दो इसका पेन नेम क्या था, मैंने तुम्हें शॉर्ट में तो बताया था ये। यस, इसका जो पेन नेम था वो क्या था भाई, फटाफट से आंसर दो, आंसर डिले हो रहे हैं, स्पीड धीमे होगी तुम्हारी, आंसर प्लीज। यस, पूजा, ना 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 ना, पल्स ब्रैक्सन थोड़ी ना था, पल्स वॉल्स था। डी बी रहेगा इसका राइट आंसर, याद कर लो, लिख लो इसको, ठीक है। पल्स एस बक, इसका जो पेन नेम था वो था पल्स वॉल्स, लिखवाया था यार मैंने क्वेश्चन, ध्यान से देखना, लास्ट लाइंस में सुनना, ठीक है। पल्स वॉल इसका क्या था नाम, इसका पेन नेम था, ठीक है, पेन नेम था पल्स एस बक, ठीक है, पेन नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1938। 1938 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का पल्स एस बक। 1938 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का पल्स एस बक, ठीक है। ये दो, इसकी ये 2-4 ही बातें तो थी। इसको पुलित्जर मिला था, इसको नोबेल मिला था, और इसका जो पेन नेम था, दो मिनट रुको।
अब यहाँ मैंने 50 राइटर लिख रखे हैं, अब ये पल्सेस बक पाना भी नहीं, पानी भी नहीं। चलो कोई नहीं, मैं इसके ना मेन पॉइंट तुम्हें एक वीडियो में फिर बता दूंगी दोबारा, इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1938 नेक्स्ट है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मार्क ट्विन? मार्क ट्विन का रियल नेम क्या है आपको बताना है। रियल नेम ऑफ मार्क ट्विन, मार्क ट्विन का रियल नेम क्या है? मार्क ट्विन का रियल नेम आपको बताना है क्या है। मैम वॉल्ट विटमिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कम एमसीक्यूज लिए। क्यों लिए पता है क्यों? क्योंकि वो सबको याद है, मुझे पता है। क्वेश्चन मैं वो नहीं लेती कि तुम्हें और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि तुम्हें सारे आते हैं, मेरा वो नेचर ही नहीं है। मैं टेस्ट में वो क्वेश्चन लेती हूँ जहां से तुम्हें सीखने को मिले, समझ गए? यदि मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉल्ट विटमैन को भर लेती तो तुम्हें सारे आते पाते, क्या ही मजा था। तुम्हें सब कुछ आता है, उनका टिप्स पे याद है। टेस्ट का मतलब होता है वो क्वेश्चंस जिनसे तुम्हारा दिमाग की बत्ती जले, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है? ये नहीं कि तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, समझ गए? जानबूझ के मैंने वो राइटर कम लिए हैं। तो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मार्क ट्विन? तो मार्क ट्विन का रियल नेम आप सबने आंसर दे दिया है, सैमुअल लैंगहॉर क्लीमेंस। आंसर सी इज अ राइट आंसर। तो ये तुम्हारा सबका ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्विन हकलबेरी फिन अपीयर्ड इन 1885, ठीक है 1885। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। हकलबेरी फिन 1885 में इसको प्राइज मिला था। 1883 के अराउंड ये पब्लिश हुआ था, ध्यान रखना। 1883 नहीं सॉरी 1885, हाँ 1885 आएगा। 1885 हकलबेरी फिन, हकलबेरी फिन आंसर रहेगा 1885 में इसको वो मिला था नोबेल। एक मिनट, अपीयर क्वेश्चन देखिए, अपीयर्ड इन, अपीयर्ड हुआ था 1883 में, ठीक है। नोबेल मिला था 1885 में, दोनों डेट अलग हैं, ध्यान रखना। अपीयर पूछा इसने, अपीयर्ड तो 1883, ठीक है 1883 अपीयर पूछा है, और नोबेल मिला था 1885 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली डिकिंसंस cultivated intellectual companionship with the several men's successions and whom she called her tutors. She called one of them is the dearest earthly friend. Identify that friend. क्वेश्चन बताओ भाई, एमिली डिकिंस को एक मार्क ट्विन हकलबेरी फिन अपीयर इन 1883 एंड नोबेल प्राइज 1885, ये डिफरेंस है, ठीक है। मार्क ट्विन को नोबेल मिला था 1885 में, बट वो जो आपको बुक अपीयर हुई थी वो 1883 आएगा उसका आंसर। क्लियर? बाकी मैं फिर से एक बार चेक कर दूंगी डेट्स, आपको ज्यादा डाउट है तो। यार मेरे को कंफर्म है 83 में बुक आई थी, 85 में नोबेल था, बट फिर भी तुम कहते हो, एक मिनट रुक जाओ क्योंकि कंफर्मेशन इज बेटर देन डाउट। एक सेकंड की बात है, मैं अभी चेक कर देती हूँ, ठीक है। एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन 1885, एक मिनट, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, देखिए यूएसए, ये अमेरिकन लिटरेचर है। मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ क्वेश्चन का डिफरेंस, और हाउ कैन आई फॉरगेट, मैंने ये बात तुम्हें लिखवाई भी थी। ये इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था पहले, ठीक है। देखो तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना, तीन चीजें हैं इस नोवेल के पीछे। जब वो लिख रहा था 1883 के अराउंड, मतलब वो उस नोवेल पे काम कर रहा था, उस नोवेल को लिख रहा था, ठीक है। हाँ नोबेल का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, सॉरी।
ये नोबेल का क्वेश्चन नहीं है, ये एक मिस्टेक है, ध्यान से सुन लीजिए। 1883 जब वो उस नोवेल पे वर्क कर रहा था, मतलब लिख रहा था, इंग्लैंड में पब्लिश होता है ये, इंग्लैंड में पब्लिश हुआ ये 1885 में, लेकिन अमेरिका में पब्लिश हुआ 1885 में, ठीक है। इंग्लैंड में 84, आपको इसका सही आंसर करना है 85, ठीक है। मार्क ट्वेन हकलबेरी फिन अपीयर्ड इन, तो क्वेश्चन को समझना, आपने यही आंसर करना है 1885, ये नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन था। ये पूछे पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, सबसे मतलब एक बंदा एक वर्क पे काम कर रहा है, सॉरी नोबेल नहीं था यहाँ पर, प्लीज इसे करेक्ट कर ले। 1883 में ये इस वर्क को अपना लिखते हैं, जैसे बंदा लिखता है मतलब काम कर रहा है, लिख रहा है काफी लंबे टाइम से। आपको दो डेट याद रखनी है, 84 और 85, ठीक है। इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था 84 में, अमेरिका में पब्लिश हुआ था 85 में। तो आपसे इसका आंसर पूछा जाए तो आप 85 ही करके आना है पेपर में, ठीक है, बिकॉज वी आर रीडिंग अमेरिकन राइटिंग, सो योर आंसर इज 1885, ठीक है। तो दिस इज अ राइट आंसर, जिसने 1885 दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इट्स स्लिप ऑफ माई टंग, यू कैन से इट्स स्लिप ऑफ माई नॉलेज, कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, बहुत सारे राइटर्स हैं इधर उधर, इतने सारे याद रखने पड़ते हैं, कई बार हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना, नो नोबेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाओ भाई। तो एमिली डिकिंस के फ्रेंड के बारे में पूछा गया है, अर्थली फ्रेंड, ये किसको बोलती थी, किसके बारे में ये लाइंस इसने यूज की थी, तो किसके बारे में भाई, चार्ल्स वर्ड्सवर्थ के बारे में, ध्यान रखना। चार्ल्स वर्ड्सवर्थ को ये अपने स्कूल कॉलेज और इस टाइप से, चार्ल्स वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मतलब इनकी लाइफ में, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आंसर रहेगा चार्ल्स वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चार्ल्स वर्ड्सवर्थ ए रहेगा यहाँ पर आंसर, हाँ यस। नेक्स्ट है, I never saw a moor, I never saw the sea, yet know I how to the heather looks and what I wave must be who wrote above lines। ये लाइंस किसने लिखी थी, तो ये स्पेसिफिक लाइंस हैं, आपको बताना है कि ये लाइंस किसके द्वारा लिखी गई लाइंस हैं, कि आई नेवर सा ए मूर, आई नेवर सा द सी एंड येट, आपको पता भाई, एक बंदी जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, जो कमरे में ही बंद रहती थी, फटाफट बता दो आंसर क्या होगा इसका। नवीन, बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर का लाइव बैच चल रहा है, उसमें अभी हमने रोमांटिक एज को खत्म किया है, और इंडियन राइटिंग और अमेरिकन राइटिंग इतना ही किया है, अभी एचपीएससी का सिलेबस पढ़ रहे हैं हम, और कल से हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न करेंगे, और उसके बाद शेक्सपियर। फरवरी तक एचपीएससी का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, एचपीएससी जो 100 नंबर का पेपर है, पहले वो सिलेबस कंप्लीट होगा हाफ ऑफ फरवरी या फुल फरवरी तक, और आफ्टर डेट हम जो टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के बचे हुए टॉपिक हमारे बीच में, जैसे दो एज हैं, हमने स्किप की थी, जैकोबियन एज और जो आपकी एज ऑफ पोप है, क्योंकि वो पीजीटी में नहीं थी, तो बाद में हम उनको करेंगे, ठीक है। तो बैच गोइंग ऑन है, बैच का टाइम वही है 12 से 1:30, और ये बैच में ही टेस्ट चल रहा है, तो साथ में यूट्यूब पर भी चल रहा है, हाँ। तो बता दिया मैंने, एमिली डिकिंसंस, ठीक है, तो आंसर रहेगा एमिली डिकिंसंस। आपको पता भाई वो अपने आप में रहती थी, कहीं नहीं निकलती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, तो आंसर क्या रहेगा भाई, तो आंसर आपका रहने वाला है एमिली डिकिंसंस, ठीक है, तो आंसर रहेगा एमिली डिकिंसंस। चलो नेक्स्ट है, हु रोट सच फेमस वर्क एज नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्ट, किसने ये फेमस वर्क लिखे थे, फटाफट से आंसर देंगे। एडवर्ड एल्बी ने लिखा था, बीज स्ट्रीटर एंड्रिच ने लिखा था, रेलेफ एलिसन ने लिखा था, और आर.डब्ल्यू. इमर्सन ने लिखा था, फटाफट से आंसर करेंगे। Who wrote such famous works as Nature, The American Scholar, History, Natural History of Intellectual, आपको आंसर देना है फटाफट कि किसने ये वर्क लिखा था, ठीक है, आंसर प्लीज। आंसर प्लीज, Who wrote such famous works, Nature, American Scholar, Natural History, तो बताओ किसने लिखे थे। यस, शर्मिला का आंसर बिल्कुल सही है, इमर्सन, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, ठीक है। तो ये सभी वर्क किसके लिखे हुए हैं भाई, रैल्फ वार्सो इमर्सन के लिखे हुए हैं, ये सभी वर्क आपको ध्यान रखने हैं। आंसर रहेगा यहाँ पर डी, आंसर रहेगा डी, शाबाश वेरी गुड। मजा आ रहा है टेस्ट में यार, बीच में मैं सांस तो ले लूं, थम्स अप तो कर दो, एक घूंट पानी पी लूं, पहले ही बताओ टेस्ट करने में कितना मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है तुम्हें टेस्ट करने में।
क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है मतलब, तो टेस्ट में तो रैंडम ही क्वेश्चन होते हैं, सीक्वेंस में राइटर के क्वेश्चन लूंगी तो क्या मजा आएगा पढ़ाने में। टेस्ट का मतलब क्या होता है, रैंडम, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन। यस बेदी अब निकल के आई एमिली, एमिली खत्म हो चुकी। चलो आगे चलते हैं। विलियम फॉल्कनर वॉज अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज ट्वाइस। अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, विलियम फॉल्कनर को 2 बार पुलित्जर मिला है, फीबल एंड द रिवर, ए फीबल एंड एक रिवर, दोनों के लिए मिला था। तो आपको फटाफट बता दीजिए कौन सा है राइट, इनके ईयर्स बताना है आपको कौन से राइट है, ईयर्स बताना है कौन से राइट है। शर्मिला जो आप ईयर बोल रहे हो क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं? नहीं, ठीक है। 1954 और 1962 ईयर्स हैं इसके, जिससे इसको पुलित्जर प्राइज विनिंग थी इसकी बुक्स उनके लिए। तो फीबल एंड रिवर, ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 1। अब कोई भी बच्चा बैच ले तो सिर्फ नए वाला ही बैच लेना, क्योंकि जो पुराने बैच हैं वो पुराने बैच में मैं नया पढ़ा रही हूँ, ये बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे पुराने बैचेस को मैं डिसेबल्ड कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐप पर कोई भी बच्चा आए तो वो कंफ्यूज मत ना रहे कि मैं ये क्लास देखूँ, मैं वो देखूँ, मैं ये देखूँ। बहुत सारा पुराने बैच भरा पड़ा है, लेकिन कोई भी बच्चा नया आता है तो सिर्फ न्यू, जिसपे लिखा है ना न्यू टीजीटी पीजीटी इंग्लिश बैच, उसी बैच को खरीदेगा। और उसी बैच में मैं नया पढ़ा रही हूँ, साथ में मैं नया पुराने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन नया बैच क्या वेल सिस्टमेटिक रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है, ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। पुराने में तुम्हें ढूंढनी पड़ती है, यहाँ क्लास है, वहां है, ये फोल्डर है, ठीक है। और नए बैच में पुराना सिलेबस भी मैंने ऐड कर रखा है ओल्ड बैच करके, तो मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है। कंटेंट मेरा हर बैच में सेम है, मेरे लिए हर बच्चा समान है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो कोई भी बच्चा लेता है तो वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड बैच ही ले, टीजीटी पीजीटी वाला। चलो, विलियम फॉल्कनर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन, तो विलियम फॉल्कनर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का 1950 में, ठीक है। 1950 में इसको क्या मिला था भाई, लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है इसको मिला था 1950 में। सुनो, 1949 में ही अनाउंस हुआ था, 1949 ही है ईयर, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां हो गई थी, मैंने तुम्हें पढ़ाते टाइम भी ये बात बताई थी। तो अवार्ड जो इसके हाथ में आया था वो 50 में आया था, ठीक है ना। वैसे नॉमिनेशन 1949 में ही था इसका अवार्ड का, पर इसके हाथ में जो अवार्ड आया था वो 1950 में। नेक्स्ट है, ए नोवेल ऑफ विलियम फॉल्कनर शोज द इफेक्ट ऑफ द मिसिसिपी फ्लड ऑन द लाइव्स ऑफ द कन्विक्ट, ए न्यू ऑर्लियंस डॉक्टर्स एंड हिज मिस्ट्रेस आइडेंटिफाई। आपको फटाफट से वो नोवेल बताना है जिसके अंदर मिसिसिपी रिवर में बाढ़ आ जाती है। अरे मैंने 1949 ही लिखवाया था, साथ में तुम याद करो मैंने ये बताया था कि 1949 में नॉमिनेट हुआ, 1949 में ही अवार्ड मिला, लेकिन इसके अवार्ड को रोक, मतलब थोड़े दिन के लिए रोक लिया गया था, फिर 50 में इसको हैंडओवर कर दिया गया था। तो वैसे अच्छा, अब दोनों ऑप्शन साथ आ गए। अब दिक्कत ये होगी ना कि 49 और 50 साथ आ गए इस बुक के अंदर, मैंने कहा था अलग अलग ऑप्शन आए तो साथ आ गए, तो तुम 49 ही करा लेना, क्योंकि 49 में ही नॉमिनेशन हुआ, 49 में। बाकी एक नेट का है मेरे पास PYQ, मैंने कुछ मेंशंस कर रखे हैं। नेट की आंसर की ने क्या माना था मैं तुम्हें वो वाला बता देती हूँ, ठीक है, बट मैंने तुम्हें बात डिटेल में बताई थी ये कि एक मतलब उसके जो रूल्स थे उन पे खरा नहीं उतरा था, तो अवार्ड को कुछ टाइम के लिए हैंडओवर करके और फिर 50 में इसको हैंडओवर किया गया था। बट मतलब ये था नॉमिनेट तो मिला तो 49 में ही था ना। हाँ, अब दोनों ऑप्शन साथ आ जाए तो क्या करे, 49 कर देना। नेट का जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ नेट के, तो नेट की ऑफिशियल आंसर की ने 49 ही माना है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाते टाइम 49 लिखवाया था, लेकिन मैंने तुम्हें साथ में 50 वाली बात बताई थी। तुम है ना दोनों ऑप्शन एक साथ आ गए ना गलती से, तो 49 ही करके आना, क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यूजीसी नेट ने 49 को सही माना है, तो 49 ही कराना, ठीक है। तो इसका आंसर 49 ही कराना। ओके, चलो नेक्स्ट है, ए नोवेल ऑफ विलियम फॉल्कनर शोज द इफेक्ट ऑफ मिसिसिपी। फटाफट बताओ भाई, मिसिसिपी का 49 ही करना, क्योंकि मैं फैक्ट वही लिखवाती हूँ जो मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस वालों ने सही माने हो। जैसे DSSB है, नेट है, तो हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता जो मैं कॉन्सेप्ट बनाती हूँ वो हमेशा PYQs लेके वहां से स्टोरी बिल्ड करके और उनके क्वेश्चन ऐड करती हूँ। तो 49 ही लिखवाया था, तुम 49 ही करना, ठीक है। चलो, ए नोवेल ऑफ विलियम फॉल्कनर शोज द इफेक्ट ऑफ द मिसिसिपी फ्लड
ऑन द लाइव्स ऑफ कन्विक्ट इन न्यू ऑर्लियन, बताओ भाई फटाफट। यस, पूनम देवी बिल्कुल सही आंसर है। ना 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 ना, हाँ सी, द वाइल्ड पाम्स। तो आंसर रहेगा सी, बिल्कुल सही है, द वाइल्ड पाम्स। द वाइल्ड पाम्स बिल्कुल आपका सही आंसर है। सी आंसर जिन्होंने भी दिया है उनका सही आंसर है, ठीक है। हाँ हाँ मिला, 1949 में ही था, 49 नहीं करना। नेक्स्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला था कितनी बार, फटाफट बता दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आंसर प्लीज वेरी फास्ट, आंसर प्लीज वेरी फास्ट। देखिए आपके कमेंट ही बंद हो गए, फटाफट आंसर दो भाई, आंसर प्लीज वेरी फास्ट। यस विकास, सुमन, बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हो भाई तुम, विकास, सुमन, नवीन, यस बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। 4 टाइम्स मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर। चलो आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं, 15 मिनट बची हैं। हु रोट द फेमस पोएम बिर्चीज एंड मेंडिड वॉल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, बिर्चीज और मेंडिंग वॉल फेमस पोएम किसने लिखी थी, ये सबको पता है, इसको मैं नहीं बताती सबको। ये भी क्वेश्चन किसी को नहीं पता तो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन तो मुझे आंसर नहीं बता रही मैं। हु रोट द फेमस पोएम बिर्चीज एंड मेंडिंग वॉल, ये दोनों फेमस पोएम किसने लिखी थी, इसका आंसर कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका आंसर भी मैं बताऊंगी तो मतलब तुम क्या ही लिटरेचर के स्टूडेंट हो फिर। चलो आगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1913 बाय एन इंग्लिश पब्लिशर, आइडेंटिफाई द फर्स्ट वॉल्यूम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फर्स्ट वॉल्यूम है जो एक इंग्लिश पब्लिशर ने पब्लिश की थी, तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ दो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबको पता है, मेंडिंग वॉल, लीव दैट क्वेश्चन। फटाफट बताओ, एक क्वेश्चन तो आसान आना भी चाहिए जिसको देख के तुम्हारी बाँछें खिल जाएं, है ना। चलो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन, आपको बताना है। यस, मीनाक्षी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, ए बॉयज विल, ए बॉयज विल। यस, मीनाक्षी के बाद सही आंसर आ चुका है शर्मिला का, करण सिंह का, बिल्कुल ठीक है, 96 का, ए बॉयज विल फर्स्ट कलेक्शन था ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। नेक्स्ट है द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, द मार्बल फॉन इज अ फेमस नॉवल बाय, फटाफट बता दीजिए किसके थे ये फेमस नॉवल, आंसर प्लीज फास्ट। 8-10 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट आंसर करो, और 15 मिनट बची हैं बस हमारे पास। नेथेलियन हॉथॉर्न, जोसेफ हेलर, हेनरी जेम्स, स्टीफन कैरने, आंसर प्लीज। यस सुमन, विकास, बिल्कुल सही आंसर है, ललिता, राज, ये आपका नाम मेरे समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा है आपने, ये आपने ये दीप तक तो समझ में आ रहा है मुझे, दीप के आगे क्या लिखा आपने, रिजाक दीप, पता नहीं, मुझे नाम नहीं पढ़ना आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब राजी भी नहीं है, रिजा, RIGIK और DEEP लिख रखी है स्पेलिंग। चलो हाँ, नेथेलियन हॉथॉर्न, जो तो पता होगा भाई, स्कारलेट लेटर आते ही तुम्हें पता ही चल जाएगा नेथेलियन हॉथॉर्न का है, ठीक है, हॉथॉर्न, तो आंसर रहेगा 1, 103 का आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट बता दिए, इन 1884 नेथेलियन हॉथॉर्न प्रोड्यूस ए हिस्ट्री बुक ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द कैप्शन, तो आपने बताना है किस कैप्शन में, उस कैप्शन होता है अपनी बुक के पीछे, मतलब हम लिखते हैं जैसे हम एक फोटो डालते हैं उसके नीचे कुछ लिखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, तो उसी तरीके से इस बुक का कैप्शन इसने क्या डाला था, ग्रैंड फादर चेयर वेकफील्ड मोजेस फ्रॉम एन ओल्ड मोज द टोकन, ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ग्रैंड फादर चेयर, ठीक है, आंसर है ग्रैंड फादर चेयर। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट हमिंगवे वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एजरा पाउंड, एजरा पाउंड के साथ साथ ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस था अर्नेस्ट हमिंगवे, हेनरी जेम्स से, T.S. एलियट से, गर्ट्यूड स्टेन से, या थॉमस जेम्स से, तो ध्यान रखना एजरा पाउंड और गर्ट्यूड स्टेन इन दोनों को बहुत पसंद करता था हमिंगवे, एजरा पाउंड एक मेल है, गर्ट्यूड स्टेन एक फीमेल है, ठीक है, ध्यान रखना, तो इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो तुम ही दो आंसर, मैं देती, विच अमेरिकन नॉवलिस्ट कमिटेड ए सुसाइड बाय द गन शॉट इन 1961, इसका आंसर तो आप लोग ही दो, अच्छा क्वेश्चन है ताकि तुम्हें याद रहे, फटाफट से आंसर करेंगे, 107 क्वेश्चन लिखेंगे तब उसका आंसर उसके आगे करेंगे, और सुमन बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही कर रही है, शाबाश, नवीन भी सारे क्वेश्चन सही कर रहा है। 107 का आंसर आप देंगे फटाफट कि कौन सा अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिसने सुसाइड कमिट की थी गन शॉट से, तो आंसर आपको बताना है
यस, सबका आंसर सही है बिल्कुल, अर्नेस्ट हमिंगवे। ठीक है, सबका आंसर सही है बिल्कुल, अर्नेस्ट हमिंगवे। आंसर रहेगा डी। वेरी गुड, शाबाश, एवरीवन इज राइट, सुपर डुपर। नेक्स्ट है ओल्ड मैन एंड द सी इज रिकाउंट्स ऑफ द 84 डे का एडवेंचर था। ओल्ड मैन एंड सी किसका था वो बता दो भाई, किस बंदे का था जो बड़ा सा था बेचारा, 84 दिन का एडवेंचर था, तो किस कैरेक्टर का था वो एडवेंचर आपको बताना है फटाफट। मेटाडोर्स का था, सेंटियागो का था, ओथर का था या फिलिप का था? आंसर प्लीज फास्ट। 108। शर्मिला का बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर आया, फिर पूनम का और फिर नेहा का। सेंटियागो का था 84 डेज का एडवेंचर, बिल्कुल सही है आंसर सबका। वेरी गुड, शाबाश। यस यस सुमन, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नॉवेल ऑफ हमिंगवे, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। हमिंगवे का वो नोवेल आपको बताना है जो कि लॉन्गेस्ट नोवेल है और जो सिविल वॉर के बारे में बताता है। तो उस नोवेल के बारे में बताना है कि कौन सा है वो नोवेल जो लॉन्गेस्ट भी है और सिविल वॉर के बारे में जिसमें कहानी मतलब बड़ा भी है और सिविल वॉर की थीम उसके अंदर है। तो आपको वो नोवेल बताना है। फॉर whom the bell tolls, to have the have not, sun also rises and the torrents of spring. आंसर प्लीज 109। मीनाक्षी का आंसर सही आ चुका है बिल्कुल, पूजा गोयल का आंसर सही आ चुका है भाई। फॉर whom the bell tolls, ठीक है, फॉर whom the bell tolls जिसमें वॉर की स्टोरी है। ठीक है, तो यस, फॉर whom the bell tolls सबका आंसर सही आ रहा है, शाबाश। कुछ इधर से उधर तुक्के मार रहे हैं, ऐसा कर भला नहीं करेगा भगवान, तुक्के मत मारा करो। ठीक है, आंसर रहेगा कॉन्सेप्ट पे काम किया करो, तुक्के न मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ अर्नेस्ट हमिंगवे हैज एन अकाउंट ऑफ बुल फाइटिंग। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, हमने अभी अभी इसको डिस्कस किया था। फटाफट से बता दो बुल फाइटिंग से रिलेटेड बुक कौन सी है। तो दोबारा तो गलत नहीं करोगे, मैंने डेथ और बुल को याद करवा दिया था, तो क्वेश्चन सेम रिपीट है। नेक्स्ट है, आर्थर मिलर वाज ए फेमस पोस्ट वॉर। आर्थर मिलर एक पोएट था, प्लेराइट था, नोवेलिस्ट था या ड्रामेटिस्ट था? फटाफट बता दीजिए आर्थर मिलर कौन था। आंसर 133 का, आर्थर मिलर कौन था? अब देखो 109 के बाद 133 क्वेश्चन लिया मैंने, बीच के क्वेश्चन क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं थे, लेवल ही नहीं था, तुम्हें सबको आंसर पाते पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन मुझे लेना पसंद ही नहीं जिसके आंसर सबको आते पाए। कि रोड नॉट टेकन किसकी थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स इवनिंग किसकी थी? ऐसे क्वेश्चन लेने की जरूरत होती है डस्ट में, है? 110 133 का आंसर करो फटाफट, 133 का आंसर करेंगे फटाफट। ये प्लेराइट था, एक क्रिटिक था, एक नोवेल था, कौन था भाई? पूजा, नोवेलिस्ट कहां से पैदा हो गया आर्थर मिलर? हैं, आर्थर मिलर नोवेलिस्ट था, ड्रामेटिस्ट हो गई? आर्थर मिलर नोवेलिस्ट नहीं था, आर्थर मिलर ने प्ले लिखे थे, ड्रामेटिस्ट था। ठीक है, किरण सिंह ने उत्तर सही लिया है बिल्कुल। आर्थर मिलर आपका प्लेराइट था, नोवेलिस्ट नहीं था। कौन सा नोवेल है? प्ले है सारे फेमस, उसके फेमस प्लेराइट था वो आर्थर मिलर। नेक्स्ट है, आर्थर मिलर डिपिक्ट ए मैन्युफैक्चरिंग हुज डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग सन्स डेथ। एंड कितनी प्यारी स्टोरी है, तुम्हें थोड़ा इमोशनल हो गए थे तुम, याद हो? सन्स डेथ इन हिज प्लेस आइडेंटिफाई द प्ले, कितना प्यारा डायलॉग है लास्ट में, याद होगा? बंदे ने खराब इंजन के पार्ट्स बना दिए गए थे और दूसरे को फंसा दिया गया था, और लेकिन इसके बेटे ने खुद सुसाइड कर ली थी कि इस वजह से कि मेरे पापा ने खराब इंजन लगाए हैं, तो है ना। फिर लास्ट डायलॉग वो क्या कहता है कि मुझे भी अब रिग्रेट हो रहा, अब तक तो मुझे था कि मेरी वजह से पायलट में मरे हैं, मेरा बेटा मेरी वजह से नहीं मरा, बट फाइनली ही फील रिग्रेट्स कि ओहो मेरा बेटा भी मेरी वजह से ही मरा है। फिर वो कहता है कि मरने वाले सभी मेरे ही तो बेटे थे, क्योंकि वो मेरे बेटे जैसे थे, ते ऑल माई सन्स। तो आंसर रहेगा आपका 1, आंसर रहेगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस पोएम लाइक सॉन्ग टू माई सेल्फ, सॉन्ग टू ओपन रोड एंड क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी? लो आ गया आपका वॉल्ट विटमैन आंसर ही निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, तो ये फेमस पोएम किसके द्वारा लिखी गई है भाई? वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, तो फेमस पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं, वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये फेमस पोएम्स लिखी गई हैं। ठीक है, यस यस सुमन बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये फेमस पोएम वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जो केलर, नेम ऑफ डेड फादर, शाबाश, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस गाइस। तो कैसा लगा आपको टेस्ट?
अब जो लाइव में आप कमेंट कर रहे थे मैं नहीं देख रही थी, सिर्फ उत्तर देख रही थी। और वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के सेक्शन में आप यूट्यूब पर कमेंट डाउन जरूर करेंगे कि आपको कैसा फील हुआ टेस्ट देके और कैसा लग रहा है भाई तुम्हें इंग्लिश की क्लास। और जो नए बच्चे हैं जो यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ऐप वाले स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं काफी लंबे टाइम से। अचीवर एकेडमी ऐप पर अपना इंग्लिश लिटरेचर का बैच चल रहा है। किसी भी एग्जाम में आपको, किसी भी एग्जाम हो आपका, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम है, चाहे आपका यूपी का एग्जाम है, चाहे आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है, चाहे आपका पंजाब का एग्जाम है, चाहे आपका बिहार का एग्जाम है, चाहे यूपी का एग्जाम है, आपका कहाँ का भी एग्जाम है, हरियाणा का तो मतलब मैं कहती नहीं, क्योंकि आपको पता हरियाणा को तो मैं सबसे पहले करवाती हूँ। सबसे पहले मैं हरियाणा के एग्जाम्स को करवाती हूँ और उसके बाद अनदर एग्जाम्स के बचे हुए टॉपिक्स को करवाती हूँ। लेकिन एक बैच में हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो तो हमारा बैच चल रहा है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहां क्लास होती है, ठीक है। तो कोई भी नया स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर एक एज जैसे ही खत्म होती है, पीछे मैंने तुम्हें रोमांटिक एज का टेस्ट करवाया था, याद होगा। रोमांटिक एज के बाद अमेरिकन राइटिंग शुरू हो गई थी, वो अब खत्म हुई है, तो उसका अब टेस्ट मैंने करवा दिया। और आफ्टर डेट जो भी हम एज पढ़ते जाएंगे उसका टेस्ट हम यूट्यूब पर भी साथ लेंगे और तुम्हें भी यहाँ ऐसे टारगेट मिल जाता है। अगले टेस्ट के लिए तुम रेडी रहना। या तो शेक्सपियर होगा अगला टेस्ट, क्योंकि शेक्सपियर को पढ़ाने में अपने आप में 7-8 दिन लगेंगे। बहुत लेंथी है शेक्सपियर, ये नहीं है कि एक छोटी क्लास दे दी और कहानी खत्म, बहुत सारा कंटेंट है। तो 1 वीक तो लग ही जाएगा शेक्सपियर पढ़ने में। तो आफ्टर 1 वीक वी विल डिस्कस शेक्सपियर टेस्ट, है ना, या मॉडर्न एज, वो देखूंगी कल क्या मूड में आएगा, वही शुरू करूंगी, जो तुम कहोगे वही, ठीक है। पिंकी जांगड़ा, एक्चुअली क्या है, मेरा ध्यान अभी पूरा 100% टीजीटी पीजीटी पे ही है, तो अभी नहीं, क्योंकि माई फर्स्ट टारगेट इज एचपीएससी एग्जाम्स जो बच्चों का आ रहा है वहाँ क्लियर होना चाहिए, फिर डीएसएस भी आ रहा है उस पर काम है, तो अभी मेरा पूरा फोकस टीजीटी पीजीटी पे ही है, ठीक है। हाँ चलो भाई, टाटा बाय। कंटेंट के लिए भी मैंने एक आधी वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है, जो ऑन किड्स की डाली थी अभी पिछले वीक, किसी ने देखनी है देख लेना कि कंटेंट कैसे डिस्कस होता है। हाँ, एस लक्ष्मण, थैंक यू सो मच, ठीक है। तुम्हें बहुत धीरे धीरे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मेरा एक ही ड्रीम है कि हरियाणा में ये फिलोसफी बनी हुई है कि लिटरेचर कोई नहीं पढ़ाता, लिटरेचर तो कोई लाइव पढ़ा ही नहीं सकता और लिटरेचर तो समझ ही नहीं आता। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा कहे यार लिटरेचर ऐसे ही है जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब वही फील होना चाहिए, कोई शो ऑफ नहीं, कोई मतलब हर राइटर, हर चीज, हर फील तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि जैसे तुम मजे से अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तुम्हें वही फील होगा लिटरेचर के साथ जब आप बैच को खत्म कर लोगे, मतलब तुम्हें प्यार होने लगेगा, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें लिटरेचर से प्यार हो जाएगा लास्ट में पढ़ते पढ़ते। ये फिलोसफी है ना कि हरियाणा में लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता, और लिटरेचर लाइव तो कोई पढ़ाता ही नहीं, रिकॉर्डेड दे देते, ऑडियो देते, ये दे देते हैं। लाइव चल रही है, बिल्कुल लाइव क्लास लिटरेचर की वीडियो लेक्चर्स, ठीक है भाई। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे।